हेलो बच्चों, मैं शशि प्रकाश, विज्ञान शिक्षक। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा, पाचन तंत्र पढ़ा, परिवहन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में जिनको हमारे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारे शरीर में रह जाए तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं है, उल्टे ये घातक है। इतने घातक कि अगर ये हमारे शरीर में ज़्यादा वक्त तक रह जाते हैं तो फिर व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। अब ये है क्या उत्सर्जन अंग, क्या है उत्सर्जन तंत्र, क्या है उत्सर्जन में जो पदार्थ, जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है क्या, हम लोग इस चैप्टर में जैसा कि है उपापचय के दौरान बने हुए या विमुक्त हुए, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान भोजन का पाचन होता है, तो इसमें जो बनता है वो ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट, मतलब ठोस के रूप में भी, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में भी जो अपशिष्ट होते हैं उनको जीवधारी अपने शरीर से बाहर करता है और ये बाहर करने की क्रिया को करते हैं उत्सर्जन। इसमें बाहर होता क्या है, तो मुख्यतः होता है नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ। उसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है, यूरिया की प्रचुरता होती है। अब देखें जरा सा, जैसा कि हमने लिखा है कि ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में हमारे शरीर से क्या निकलता है, मल। द्रव में निकलता है मूत्र और पसीना। मल का हमने पढ़ लिया है पाचन क्रिया के दौरान, उसमें हम लोगों ने पाचन तंत्र में पढ़ा था। गैस में भी पढ़ा हमने, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा था। हम यहाँ पे मुख्यतः पसीना और मूत्र, मुख्यतः हम फोकस करेंगे मूत्र, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे मुख्य उत्सर्जन अंग जो है वो किडनी है और उसका जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है वो मूत्र है। मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 5.8। ये 8 तक वेरी करता है, 8 तक जाता है। ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि हम खाना कैसा ले रहे हैं। अगर हम प्रोटीनियस डाइट लेते हैं जिसमें कि प्रोटीन की प्रचुरता होती है तो मूत्र का जो पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा। अगर हम साग सब्जी, वेजिटेबल्स वगैरह का उपयोग करते हैं ज्यादा मात्रा में तो हमारा जो मूत्र का पीएच मान होगा वो 7 से ज्यादा होगा, मतलब वो क्षारीय होगा। इसलिए हमको चाहिए कि प्रोटीन और साग सब्जी, मतलब एक बैलेंस डाइट ले ताकि मूत्र का पीएच मान वो बना हुआ है। इसकी प्रश्न आते हैं, मूत्र का पीएच मान आता है, इसकी कार्यात्मक इकाई आता है, तो इसकी कार्यात्मक इकाई हमेशा याद रखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर में भी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि नेफ्रॉन क्या है कि एक कैबिनेट टाइप एक बॉडी है जिसके अंदर में है क्या है, बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, जो कि इस नेफ्रॉन का, तो हम कहेंगे कि कार्यात्मक इकाई इसका है नेफ्रॉन। हमारे शरीर में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी है। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि मतलब जिस ग्रंथि से हमारे शरीर में पसीना निकलता है, स्किन मिलाए जाते हैं। और फेफड़ा, यह हमने पढ़ लिया है। श्वेत ग्रंथि में पसीना निकलता है जिसमें से बहुत सारे साल्ट्स वगैरह निकलते हैं, तो हम यहाँ पढ़ेंगे किडनी के बारे में। आइए देखते हैं, यह हमारे शरीर में अवस्थित किडनी है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो शरीर के पिछले हिस्से में रीढ़ के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट में ये लोकेटेड होते हैं। ठीक इन्हीं के ऊपर सर ने बताया होगा आपको जब ग्रंथि पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी जो ग्रंथियां हैं उनका अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग उनका कार्य है, तो वो सर पढ़ाएंगे। तो मैंने बस जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए दे दिया है, एक ताकि आपको थोड़ी पता चल जाए कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है एकदम किडनी के ठीक ऊपर में लोकेटेड होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है, एक लेफ्ट किडनी, एक राइट किडनी। और ये जो होते हैं ये रेनल अरोटा और रेनल वेन से कनेक्टेड होते हैं। ये अरोटा जो होता है वो शरीर से खून को लाता है
और वेन जो है वो खून को वापस देता है। आता है इसमें किडनी में साफ होता है और साफ होने के पश्चात रेनल वेन से चला जाता है। साफ तो हुआ, साफ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके पहले देख ले कि ये साफ होकर के गया कहाँ। जब ये किडनी से साफ हो गया तो साफ होने के बाद फिर क्या है कि हर एक किडनी से मूत्र नली निकला हुआ होता है, जिसके इंग्लिश में हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर कहते हैं, ये एक पेयर है, दोनों से एक, ये आकर के मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में, ये ब्लैडर है जहां पे यूरिन कलेक्ट होता है, ये इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के तत्पश्चात मूत्र मार्ग से, यूरेथ्रा से वो निकल जाता है। लेकिन अब बात आती है कि जब यहाँ जमा हो जाएगा तो वो तो जब मन करे तब निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक रिंग शेप्ड मसल्स का एक मांस की एक संरचना होती है जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं। इसका काम है जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा कि ये फुल हो गया है, तो स्फिंक्टर, वो एक हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से स्फिंक्टर ओपन होगा और जब ये ओपन होगा तो इसमें जो ब्लैडर में जो यूरिन कलेक्ट हुआ है वो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद फिर हम हल्के हो जाते हैं। अब ये जो किडनी है, इसके किडनी की आंतरिक संरचना हम जरा सा देख लें तो इसमें क्या क्या होता है। फिर आगे फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर में भी, चूंकि मैंने बताया ना कि किडनी के अंदर में नेफ्रॉन के अंदर में फिर हमने बताया कि आपके बोमेन कैप्सूल होते हैं और बोमेन कैप्सूल के अंदर में होता है ग्लोमेरुलस होता है। तो ये सारी चीज, तो ये हमारा किडनी है। इसका थोड़ा सा मैग्नीफाइंग थोड़ा सा बड़ा करके हमने दिखाया है। तो इसमें कॉर्टेक्स है, देख रहे हैं, ये मेडुला है, धमनी है, रेनल और वेन, ये हिलियम है, नॉच है, नॉच मतलब एक कैविटी नुमा संरचना जो से कि मूत्र वाहिनी को ब्लड साफ करने के दौरान जो ब्लड कलेक्ट होता है, जो यूरिन कलेक्ट होता है वो यूरिन ये कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यहाँ मूत्राशय में पहुंच जाता है और इससे एक से ब्लड आया और दूसरे से ब्लड गया, ये होता है। हम आगे फिर देखते हैं कि इसके बाद इसमें जो नेफ्रॉन होता है या जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, हम आगे देखते हैं। तो हमने देखा किडनी पढ़ा और किडनी का एक हमने बड़ा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश की थी। तो हमने पहले ही पढ़ा कि जो किडनी है उसकी जो मुख्य कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। एक किडनी में हजारों की तादाद में नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम, जो छानने की क्रिया को संपादित करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ एक नेफ्रॉन के चित्र को हमने थोड़ा बड़ा करके आपको समझने की दृष्टि से हमने इसको बड़ा किया है ताकि आप इसे समझ सकें कि ये नेफ्रॉन काम कैसे करता है। ऐसे ऐसे एक किडनी में हजारों की तादाद में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये एक अभिवाही नलिका है जिसको धमनी, अभिवाही धमनी भी कहते हैं। तो अभिवाही धमनी में जो ब्लड होता है वो इन करता है, आता है, आकर के निकलेगा अपवाही नलिका से, लेकिन ये निकलने के पहले ग्लोमेरुलस से होकर के जाएगा। ये ग्लोमेरुलस है क्या? तो ये ग्लोमेरुलस है ब्लड कैपिलरी का गुच्छ। जो ब्लड कैपिलरी जो होते हैं उनका एक बंधा हुआ गुच्छे की तरह की आकृति होती है। तो उससे जो भी हमारे वर्ज्य पदार्थ हैं या ब्लड है वो सारा चीज लेकर के इससे गुजरता है। आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है ये थोड़ा मोटा है, लेकिन ये थोड़ा पतला है क्योंकि इसमें आता है बल ज्यादा मात्रा में। तो चूंकि जैसे ही इसमें आया तो इसका जो प्रेशर है कैपिलरी के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, इसमें बढ़ गया। तो बढ़ने के साथ ही क्या होगा कि इसमें जो मोटे पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो ब्लड के जो सेल्स हो गए या प्रोटीन जो हो गए वो तो नहीं छान पाते, लेकिन जो छोटे होते हैं अमीनो एसिड हो गए, ग्लूकोज के हो गए, साल्ट्स हो गए, वो छान पाते हैं। तो वो छान करके वो सीधे चले आएगा ये कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। अब ये बोमेन संपुट होता क्या है कि बोमेन संपुट एक फनल, आपने टिप देखा होगा घर में या कप कहिए,
कप के तरह की आकृति होती है जिसमें ये सारा जो मटेरियल है वो छन करके यहाँ पे चला है। जो नहीं छना खून ब्लड के सेल्स और प्रोटीन वो सीधे आगे चले आए, ये पीसीटी और डीसीटी के माध्यम से फिर ये निकल जाएंगे रेनल में और संग्राहक नली में चले आएंगे। लेकिन जो छन गए इसमें एमिनो एसिड ग्लूकोज और साल्ट जो हो गए वो फिर इस माध्यम से चले आए और ये कहाँ है, ये चलते 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 हेनले लूप में पहुंचे। क्योंकि हेनले लूप जो होता है वो एक परमेबल वो टाइप में होता है जो कि छोटी छोटी उसमें ये होती है जिससे कि छन जाता है ये। तो यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये छन करके सारा चीज चले आएंगे। मतलब यहाँ से जब निकला एमिनो एसिड साल्ट्स और ग्लूकोज जब निकले तो निकल करके ये सारे इसमें जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं तो इनका इसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये फाइनली इनका चूषण करिए या परिशोषण करिए जो भी कह सकते हैं उसको, ये चला आता है। अब चूंकि यहाँ एक हमने ये दिया है पीसीटी और यहाँ दिया है डीसीटी। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे इसको, ट्यूब्यूल, और यह है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको अग्र कुंडलित कर सकते हैं, इसको पश्च कुंडलित कर सकते हैं। इसका क्या रोल है कि जब तक यहाँ नहीं जो चीज हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो कहीं हमारे शरीर से बाहर ना हो जाए, इसके लिए ये कंप्लीट आकृति होती है। ये हेनले लूप में ये सारा काम होता है। हेनले लूप किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि इसको सबसे पहले हेनले ने इसको खोजा था और हेनले ने इसके बारे में बताया था इसलिए। और ये फिर आगे आकर के डीसीटी में गया। तो यहाँ डीसीटी इसको तीन ये हम कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो यहाँ बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। फिर इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या चयनात्मक पुनरावशेषण या इसको कहें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये इसमें होता है। इसके बाद फिर कहा नलिका स्राव या ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए जब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब आते हैं ये तो इसमें केराटिन हम लोग पढ़ते हैं, कभी देखा होगा कि अगर मूत्र में केराटिनाइन की बढ़ जाती है तो हमारे किडनी पे लोड आ जाता है और उसमें फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटेशियम और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब जो हम प्रतिजैविक दवाई लेते हैं उन दवाओं का फाइनली रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा यहाँ पे होता है। और इसके बाद जो बचे हुए जो शेष पदार्थ होते हैं वो संग्राहक नली के द्वारा जाकर के मूत्र मार्ग में इकट्ठे हो जाते हैं। ये संग्राहक नली असत जितने नेफ्रॉन होंगे हर एक का एक संग्राहक नलिका होगी और सब संग्राहक नली एक जगह जाकर के एकत्रित होंगे और फिर जाकर के फाइनली अब फिर जरा सा देखें हम ये जो बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट को थोड़ा सा यहाँ हमने बड़ा करके दिखा दिया है आपको समझने के लिए कि ये जो हो गया जिसको हम कहते हैं आफरेंट या हिंदी में कहते हैं अभिवाही, और इसको कहते हैं इफरेंट जिसको हिंदी में कहते हैं अपवाही, अपवाही धमनी। ये अभिवाही धमनी है यहाँ पे देखें हमने, और ये है बोमेन कैप्सूल। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइलपीगियन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि ये सारी क्रिया हमारे शरीर में एक दिन में 350 से 400 बार किडनी के माध्यम से, नेफ्रॉन के माध्यम से हमारे शरीर का जो पूरा ब्लड होता है वो गुजरता है 350 से 400 बार। इसके छनने की कैपेसिटी होती है 1 से 2 लीटर प्रति मिनट के दर से हमारे शरीर में ये क्षमता है। क्या क्षमता है भाई? तो इसमें कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक जिसमें यूरिया, कैटायन और यूरिक एसिड होते हैं और सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड और फास्फेट होते हैं, इनका इसमें सिक्रेशन होता है। और फिर क्या करके अब एक टर्म हम बार-बार यूज कर रहे हैं सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। कभी-कभी ये श्रवण और उत्सर्जन, सिक्रेशन मतलब श्रवण और एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, दोनों में अंतर है। उत्सर्जन मतलब वैसे पदार्थ जिसका हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है उसको शरीर से बाहर कर देते हैं, पसीना हो गया, मल हो गया, मूत्र हो गया। लेकिन श्रवण हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी हार्मोन्स वगैरह जो निकलते हैं जो हमारे शरीर को
को उसकी आवश्यकता होती है वो अल्प मात्रा में, वहां उसको हम श्रवण करते हैं। और यहाँ हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, उत्सर्जन पढ़ेंगे, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। तो अब फिर हमने यहाँ क्या देखा कि जो छनने की प्रक्रिया होती है ये 3 बार में 3 ये में होती है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इस एरिया में होता है, चयनात्मक पुनरावशेषण सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इस एरिया में होता है, और फाइनली ट्यूबुलर सेक्रेशन, यहाँ पे आकर के ट्यूबुलर सेक्रेशन हो गया, फिर जाकर के यूरिनरी डक्ट के माध्यम से जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट हो गए, और कलेक्ट होने के बाद फिर यूरेथ्रा के माध्यम से स्फिंक्टर के कंट्रोल के द्वारा फिर वो फाइनली डिस्चार्ज कर गए। हाँ, तो अब है क्या कि हमारे मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, एक जोड़ी मतलब 2। कभी कभी आपने सुना होगा या देखा भी होगा आसपास में कि किसी व्यक्ति का किडनी फेल कर गया, मतलब वृक्क ने काम करना बंद कर दिया। तो चूंकि 2 है, अगर एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो भी काम चलेगा, एक वृक्क थोड़ा लोड लेकर के ही सही काम को खींच ले। लेकिन अगर दोनों वृक्क काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो हमारे शरीर में जैसा हमने पढ़ा पहले कि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर में बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे तो ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, वो जो यूरिक एसिड है वो हमारे शरीर के लिए पॉइजनस है, जहरीला है, तो फिर अंततोगत्वा मरीज की मृत्यु हो जाएगी। तब इसके कार्य करने की अक्षमता में हम उसको कृत्रिम विधि के द्वारा मशीन से उस व्यक्ति के शरीर के पूरे खून को छानते हैं, जिसको हम कहते हैं डायलिसिस या अपोहन या कृत्रिम वृक्क भी कह सकते हैं हम उसको। अब ये डायलिसिस में होता क्या है, अपोहन में होता क्या है? तो इस डायलिसिस या अपोहन में मेनली इस ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल वाला काम को संपादित किया जाता है। चूंकि जब ये काम करना बंद कर देगा तो इसमें ग्लूकोज, लवण और नाइट्रोजन के जो कण होंगे उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या किया जाता है कि इसको मशीन के द्वारा, अब मशीन में होता क्या है कि एक साल्ट के लवण के युक्त जल होता है जिसके माध्यम से पूरे शरीर के ब्लड को क्रॉस कराया जाता है, उसमें जितने भी नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो बचे हुए होते हैं उनको फिर यही सारी प्रक्रिया मशीन के द्वारा जब संपादित कराई जाती है, इसी प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। जब व्यक्ति का दोनों वृक्क फेल हो जाता है तब हमें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हम लोग पढ़े अभी मानव में उत्सर्जन के बारे में पढ़े हैं हम। इसके बाद हम कुछ पौधे में भी उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। पौधा में उत्सर्जन की क्रियाओं के द्वारा हम उनसे बहुत सारे चीज कम लेते हैं, रेजिन लेते हैं, पौधे की पत्तियां झड़ जाती हैं, ये उत्सर्जन का ही काम है, उनके पके हुए फल हमें प्राप्त होते हैं। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये पौधे में भी होती है, तो पौधे में भी उत्सर्जन। लेकिन हमको यहाँ चूंकि मेनली हमारा सिलेबस करता है ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में, मानव उत्सर्जन के बारे में, जो कि किडनी है, हम यहाँ पे पढ़ें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।